आइए दोस्तों, 1897 की क्रांति का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसके कारण, प्रारंभ, विस्तार यानी अलग-अलग क्षेत्रों से किसने नेतृत्व किया, अलग-अलग अंग्रेजों ने वहाँ दबाने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि असफलता के कारण, क्या कारण था कि इतनी बड़ी 1897 की क्रांति छिड़ी तो, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गया, क्या कारण थे? तो हम कारण को देखेंगे, फिर देखेंगे कि जब 1897 की क्रांति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो फिर अंग्रेज का क्या विचार आता है, क्या परिणाम इसका निकलता है, इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं सफलता के कारण, सॉरी असफलता के कारण। क्या कारण थे कि ये 1897 का क्रांति असफल हो गया? पहला कारण है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र का तात्पर्य ये है कि अभी आपने देखा कि 1897 की क्रांति आप देखेंगे तो बंगाल में, बिहार में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में, थोड़ा-सा राजस्थान में धरेंगे तो थोड़ा-सा राजस्थान क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, इतना यानी उत्तर भारत के ही क्षेत्र में 1897 की क्रांति हुई थी, जिससे अंग्रेज बहुत ही कम समय में इस क्रांति को दबाने में सफल हो गए। तो पहला असफलता का कारण क्या है कि पूरे भारत में नहीं फैली। जैसे दक्षिण भारत में कश्मीर तक लेकर पूरा नीचे कन्याकुमारी तक पूरे क्षेत्र में नहीं फैली। यही कारण है कि कुछ सीमित क्षेत्र में ही 1897 की क्रांति फैली थी, जिसे अंग्रेज दबाने में सफल हो गए। तो पहला असफलता का कारण है सीमित क्षेत्र। दूसरा है नेतृत्व का अभाव। जिस तरह नेतृत्व का अभाव का मतलब ये है कि 1897 की क्रांति जब हो रही थी, तो इनका नेतृत्व जैसे नेशनल लेवल का अगर कोई नेतृत्व करने का प्रयास किया था, तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लेकिन हाल ही में तुरंत जैसे 1897 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर दिल्ली से कर रहे थे, तो ये तुरंत निकोलसन और हडसन जाते हैं और तुरंत बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन नेशनल लेवल का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व 1897 की क्रांति का प्रयास मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि नेतृत्व का अभाव रहा, कोई नेशनल लेवल का इनको इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। यही कारण था कि इनका नेतृत्व करने वाले लोग नहीं थे। अलग-अलग जगहों से छोटे-छोटे लोग नेतृत्व करते थे। यही कारण था कि अंग्रेज इसे भी दबा। तो दूसरा नेतृत्व का अभाव भी आप समझ गए। तीसरा है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब ये है कि जो भी हमारी भारतीय सेना थी, जहाँ के शस्त्रागार लूट के ले गए थे, तो वहाँ कुछ इनके सीमित क्षेत्र में बंदूक, हथियार, बम, गोले बारूद जो भी थे, सीमित क्षेत्र में थे। लेकिन अंग्रेजों के पास फैक्ट्रियाँ थी, उनके पास तो बनवाते थे, ले आकर तुरंत फायर करते थे। यही कारण था कि तीसरा कारण है अब जैसे सीमित संसाधन में कि भारतीय जो सैनिक थे, जो शस्त्रागार को लूट कर 1897 क्रांति कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि इनके शस्त्र भी खत्म हो गए। तो यानी सीमित संसाधन भी असफलता का कारण बनता है। अब आते हैं संगठन का अभाव। संगठन का अभाव का तात्पर्य ऐसे है, जिस समय इस तरह मान लीजिए जैसे भारत की आज़ादी दिलाने में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अहम भूमिका है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी, तो इसका एक उद्देश्य तय हुआ कि हमें भारत में आज़ादी चाहिए। तो इस तरह एक मतलब कहने का जैसे है ना संगठन का भाव। तो संगठन तो बने 1897 क्रांति, लेकिन अलग-अलग कोई एक निश्चित दिशा नहीं मिल पाया कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। तो इसका भी कारण है संगठन का अभाव। तीसरा है भारतीयों के समर्थन का अभाव। भारतीयों के समर्थन का अभाव इसका मतलब ये है कि कुछ जमींदार जिसकी ज़िम्मेदारी छीन ले गई थी, वो तो ब्रिटिश के खिलाफ थे। वो 1897 में हिस्सा लिए, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे थे जो अंग्रेज को ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर है कि भारतीयों का समर्थन, क्या 100% भारतीयों ने 1897 की क्रांति में हिस्सा लिया? तो नहीं लिया। खासकर से पढ़े लिखे लोग भारतीय 1897 क्रांति में तटस्थ रहे। क्वेश्चन में पूछता है तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब ये रहे कि 1897 की क्रांति में पढ़े लिखे लोग थोड़ा से भी हिस्सा नहीं लिए। और खासकर से 1897 की जो क्रांति हुई, तो कुछ लोग ये सोचते थे जमींदार जब लड़ता था अपनी ज़िम्मेदारी के लिए, तो उन लोग को लगता था ज़मींदार की लड़ाई है, ज़मींदार लड़े। कुछ लोग दत्तक पुत्र के लिए लड़ते थे अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए, तो उनका लगता था कि उनकी लड़ाई है। यही कारण था कि सबका उद्देश्य अलग-अलग था और यही कारण था कि 1897 क्रांति हो गया। अंतिम कारण है उद्देश्यों की अस्पष्टता। उद्देश्यों की अस्पष्टता का मतलब ये था
कि पूरा उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल देना है, बल्कि उद्देश्य सबका अलग अलग था। अभी बताए ना, उद्देश्य अलग। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य था कि हम अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ें। बाजीराव द्वितीय, आप समझ रहे हैं, दत्तक पुत्र के लिए लड़ रहे थे। कोई जमींदारी के लिए लड़ रहा था, तो कि हमारी जमींदारी व्यवस्था न जाए। तो सबका उद्देश्य अलग अलग था। यही कारण था कि असफलता 1897 की क्रांति के ये मुख्य पॉइंट बनते हैं। आशा करते हैं कि ये असफलता के कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं परिणाम, कि जब 1897 की क्रांति समाप्त हो जाती है तो क्या परिणाम निकल के आता है, उसको हम देखते हैं। परिणाम में मध्य जुलाई 1858 में ये क्या होता है, जब 1857 से पहले ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश कंपनी के शासन, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश कंपनी शासन चलाती थी, ब्रिटिश कंपनी। लेकिन 1800 जैसे 57 में क्रांति होती है तो वहां से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कम चला जाता है पूरा शासन व्यवस्था, ताकि जो भारत में अब ब्रिटिश शासन है वो ब्रिटिश में बैठी रानी चलाएंगी। तो यही कारण था कि इसका परिणाम निकल के आता है कि जुलाई 1858 से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, ब्रिटेन में क्राउन अर्थात ब्रिटेन की रानी भारतीयों को अब देख रेख करेगी, शासन व्यवस्था चलाएगी। दूसरा नियम, ये परिणाम ये निकलता है, 1897 क्रांति जब समाप्त होता है, हड़प नीति जो डलहौजी लेकर आया था, हड़प नीति कि आप दत्तक पुत्र नहीं रख सकते, गोद नहीं ले सकते, उसको समाप्त कर दिया गया। देसी नरेश, जो देसी राजा की जो स्थितियां हैं, आप दत्तक गोद ले सकते हैं, उनकी स्थिति जैसे की तैसी बनाए रखिए, आप ले सकते हैं। सेना, खासकर से देखिए, सेनाओं में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ। पहले ये रेशियो 5:1 में था, 5 भारतीय 1 ब्रिटिश। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि फिर ऐसी क्रांति दोबारा न हो, इसलिए सेना में भारतीयों को 2 रखा गया और ब्रिटिश को 1 रखा गया। ये एक पील आयोग आया था, कई बार पूछा गया था, पील आयोग, पील आयोग। तो पील आयोग ब्रिटिशों ने लाया, उसके तहत पील आयोग की तरह ये घोषणा की गई कि सेना में 2 भारतीय होंगे और 1 ब्रिटिश होंगे। फिर भारत में एक सचिव का पद बनाया गया, जिसमें 15 मंत्री परिषद थे, और मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़े परिणाम। अब हम लोग देखेंगे स्वरूप, कौन से अलग अलग स्वरूप से कौन लोग को देखे। आइए दोस्तों, जैसा कि स्वरूप को छोड़कर प्रारंभ, विस्तार, असफलता के कारण क्या इसके परिणाम रहे, हमने सबको देख लिया। अब हम इसके देखते हैं स्वरूप। स्वरूप का मतलब ये है कि जब 1897 की क्रांति समाप्त हो जाती है तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। खासकर से जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताया और कहीं न कहीं भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने अलग अलग रूप में देखा, और ब्रिटिश भी अलग अलग रूप में देखे, जिसको हम स्वरूप के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो स्वरूप में देखिए, पहले कहा गया ये धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा, तो ई आर रिच ने। इसमें आप रिच याद रखिएगा, किसने कहा, ई आर रिच ने। ई आर रिच नामक एक इतिहासकार था जो कि ब्रिटिश था, उसने कहा कि धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध। धर्मांधों का मतलब तात्पर्य कि जो धर्म में अंधे हो गए हैं, वो लोग ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं कि कारण में ही कि एक समय ऐसा था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि जब भारतीयों को ये ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए हम कह रहे थे, तो ये जो धर्म में अंधे लोग थे, ये इसी का बदला लेने के लिए 1897 की क्रांति छेड़ देते हैं। तो धर्मांधों ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था, तो ई आर रिच ने। इसमें आप रिच याद रखिएगा। आगे आते हैं, दूसरे का बार कहा गया कि बर्बरता और सभ्यता के बीच, इसने किसने कहा, तो टी आर होम्स ने। इसमें आप होम्स याद रखिएगा। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा, ये कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जीक्यूटिव कि ये किसने कहा। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध टी आर होम्स ने कहा। देखिए, बर्बरता का मतलब होता है कि अनपढ़, और सभ्यता का मतलब पढ़े लिखे लोग। तो अंग्रेज, ये जितने लोग, कुछ लोग हैं, ये अंग्रेज इतिहासकार हैं, तो खासकर से ये अपनी बड़ाइयां ही उसमें दर्शाते हैं। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा, टी आर होम्स ने।
होम्स ने कहा कि भारत के लोग असभ्य थे यानी बर्बर थे। जब इंडियन यानी कि ब्रिटिश लोग उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया यानी पढ़ाने का प्रयास किया, तो इन्होंने भारतीय जो लोग थे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर दिया यानी 1897 क्रांति छेड़ दिया। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने किया? टी.आर. होम्स ने। अगला है, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, यानी कि याद रखिएगा 1897 की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ा था। आज के ज़माने में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ने में ही परेशान है, लेकिन 1897 क्रांति ये बताती है कि उस समय हिंदू मुस्लिम एक था, भारत ही बहुत मजबूत था। लेकिन अगर पूरे भारत में अगर ये फैला होता तो आशा करते कि अंग्रेज को भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिए होते हम लोग। लेकिन हिंदू मुस्लिम, फिलहाल यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो आउटरम टेलर ने। पूरा नाम है जेम्स आउटरम टेलर, लेकिन टेलर याद रखिएगा, टेलर से क्वेश्चन में पकड़ा जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? कि ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था कि अंग्रेजों को भगा दिया जाए, उसीलिए 1897 की क्रांति हुई। किसने कहा था? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम टेलर ने कहा था। आगे सैनिक विद्रोह, क्योंकि ने खास तौर से ये विद्रोह सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किसी ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस सीले ने। लॉरेंस सीले कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह है। अगला है कि न ही स्वतंत्रता संग्राम और न ये राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने कहा? तो ये एम.सी. मजूमदार जी हैं, तो आपको मजूमदार जी को याद रखना है। मजूमदार जी ऐसे थे, एक कहे कि यह न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने जी ने कहा था। ये भारत के रहने वाले थे, इनका कई बार कथन पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो था किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1897 के ये जो मूल पॉइंट थे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर इसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। तो 1897 क्रांति का पहला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।